हेलो बच्चों, दिस इज योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपीसी। आज हम आपको फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बताएंगे। आप जानते हैं कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, चाहे तो दोनों सेम नेचर का हो या अपोजिट नेचर का हो। कूलम्ब साहब ने बताया और कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको बता सकते हैं। लेकिन कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अब ये एक कैपेसिटर का प्लेट है, ये देखिए, ये एक प्लेट है और एक दूसरा प्लेट है, क्योंकि कैपेसिटर में दो प्लेट्स की जरूरत पड़ती है हम लोग को। अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर माइनस क्यू चार्ज है और इनके बीच का सेपरेशन है डी, और तब इनके बीच में फोर्स कितना होगा यह हमें निकालना है। निश्चित रूप से एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स काम करेगा। तो ये जो फोर्स एक्ट करेगा इनके बीच में उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, यही हम लोग को पता करना है। कैसे पता करेंगे? मैंने तो अभी भी बोला आपको, क्या कूलम्ब्स लॉ लगा दें कि Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस D, एक पर प्लस क्यू चार्ज और दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज, तो क्या कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है? नहीं, पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो क्या करेंगे, हम फोर्स निकालने के लिए दो फॉर्मेट जानते हैं, एक तो कूलम्ब्स लॉ और एक F इज इक्वल टू QE। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन हो और उसमें कोई चार्ज प्लेस किया हो तो उस पर फोर्स कितना लगेगा वो हम बता सकते हैं। तो अगर आपको यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज के चलते यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मालूम हो जाए, जो कि हो सकता है क्योंकि ये कैसा प्लेट है, ये थिन प्लेट है और थिन प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नजदीक में क्या होता है, तो ये हम लोग पढ़े E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को ओपन कर दो तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, सिग्मा Q बाई A लिख दिए, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A होता ही है। ये है, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एग्जिस्ट करेगा। इस चार्ज के चलते इस प्लेट के सराउंडिंग में इतना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो हमें इस माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स निकालनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे? हम पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर two plates having charge plus Q and minus Q separated by a distance a small d from each other. Then electric field due to plus Q charge on सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट मतलब इस प्लेट पर, इसके चलते इस प्लेट पे E इज इक्वल टू Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये वाला
तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। जैसे मैं पहले बताया आपको कि फोर्स निकालने के लिए हमारे पास दो ही फॉर्मूला है, या तो कूलम्ब्स लॉ का सहारा लेते हैं या F इक्वल टू QE का सहारा लेते हैं। तो निश्चित रूप से जब इनके चलते यहां पर जो फील्ड का फॉर्मूला है वो बन गया Q/2ε0A, जो कि हम थिन प्लेन चार्ज शीट के चलते कंसीडर किए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम हो गया। तो अब हम कहेंगे फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू फर्स्ट प्लेट ऑन सेकंड प्लेट। F इज इक्वल टू -Q इंटू E। क्यों? क्योंकि ये -Q है, तो -Q को -Q रहने दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से रखा जाए। ये 2ε0A, दिस इज इक्वल टू -Q² अपॉन 2ε0A। इतना फोर्स लगेगा। अब नेगेटिव साइन का क्या अर्थ है यहां पर? अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा। ऐसे भी सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, ऐसा, इसमें -Q रखो तो फोर्स किधर लगेगा, इस दिशा में, क्योंकि आप जानते हो कि +Q पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, और -Q किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है इनको अपना अट्रैक्ट करेगा, और करना भी चाहिए। आपको भी पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, अपोजिट नेचर का जब चार्ज होता है तो अट्रैक्शन ही काम करता है। इसलिए यहां भी नेगेटिव साइन का करके अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स इतना काम कर गया हम लोग को। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्लेट्स F इज इक्वल टू Q² 2ε0A। ये इतना ही फोर्स लगेगा दोनों प्लेट के बीच में। इतना ही फोर्स से ये प्लेट इनको खींचेगा अपनी तरफ, और इतना ही फोर्स से ये प्लेट इनको खींचेगा अपनी तरफ। तो दोनों के बीच में इस मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट करेगा। तो ये समझ में आ गया हम लोगों को कि भाई दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, F इज इक्वल टू QE के सहारा लेकर के हमने आपको ये फॉर्मूला जनरेट कर लिया। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, कभी कभी इस पर सवाल पूछ देगा तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, हाँ, ये देखते हैं हम लोग एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इस टॉपिक को फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग। फोर्स तो देखा अभी हमने, अब एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता होगा एनर्जी डेवलप क्यों होता है। एनर्जी का बचा होता है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क। आप जो वर्क करते हैं वही एनर्जी का स्वरूप में होता है। तो जो भी वर्क करना पड़े, वर्क क्यों करना पड़ता है, किसी न किसी फोर्स के विरुद्ध में उसको डिस्प्लेस करने के लिए वर्क करना पड़ता है। यहां पर दो प्लेट बनाया हमने, एक A है और दूसरा B है। इस पर +Q चार्ज है, इस पर -Q चार्ज है। ये प्लेट को अगर मान लो ये कि इस पर जो फोर्स लगेगा F अट्रैक्टिव नेचर का, जिसकी वैल्यू हमने अभी अभी इवेल्युएट किया है, पता लगाया है, अभी पता प्राप्त किया था।
ये फोर्स इसको क्या कर रहा होगा, बोलो खींच रहा होगा, लेकिन तुम चाहते हो कि इसको इधर फोर्स लगा करके हम खींचे, तो इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। बट नेचुरल है कि इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इसी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। और जितना वर्क करना पड़ेगा उतनी एनर्जी इसके अंदर में स्टोर हो जाएगी। जैसे आप एक ब्लॉक है जिसका मास m है और h हाइट तक उसको उठाया गया, रेज किया गया इसे m मास के ब्लॉक को, तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, -mgh। वही -mgh उसके पास पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि किसी ब्लॉक को अगर h हाइट तक ले जाया जाए तो उस पे उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, या h हाइट पे कोई ब्लॉक रखा रहे तो उस पे पोटेंशियल एनर्जी +mgh होगा, क्योंकि -mgh वर्क करना पड़ा। जो वर्क करना पड़ता है, जो वर्क होता है, वही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो यहां भी वही बात है कि जो वर्क करना पड़ेगा हमको, वही इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ये हम पता लगाना चाहते हैं कि किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितनी होगी, क्योंकि कैपेसिटर का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर होती है। जहां भी कैपेसिटर डिवाइस का यूज कर रहे हैं उसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो वो एनर्जी स्टोर आखिर होगा कितना, आखिरकार कितना होगा एनर्जी स्टोर, ये हम सबको पता लगाना है। इसी के लिए मैंने इस फिगर को ड्रॉ किया। एक प्लेट ए है और दूसरा प्लेट बी है। हम कहेंगे कंसीडर टू प्लेट्स ए एंड बी प्लस क्यू चार्ज given to plate A and minus Q charge is on plate B। प्लस Q चार्ज इस पे है और माइनस Q चार्ज इस पे है। चलिए ये तो समझ में आ गया हम लोग को। Suppose initially the two plates touches each other। मतलब ये बिल्कुल इसी के ऊपर टच कर रहा है, मतलब एकदम बिल्कुल पास है, क्लोज है, इसका यही सिग्निफिकेंस है। एंड देन वी हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड वर्क डन to move the plate B from 0 to D। मान लो किसी स्टेट में इसके बीच का सेपरेशन D हो गया, शुरू में 0 था और बाद में D हो गया, तो आपको वर्क निकालना है। तो आप जानते हैं कि ये जो वर्क निकालना पड़ेगा वो फोर्स के विरुद्ध में किया गया वर्क निकालना है हमको। तो फोर्स तो अभी हम निकाले थे, फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स F is equal to Q स्क्वायर 2ε0 E। ये हमने निकाला था। यही फोर्स इन दोनों प्लेट्स के बीच में लग रहा है। अब इतना ही एग्जैक्टली फोर्स आपको लगा करके ऐसे पुल करना होगा, तब प्लेट मूव करेगा, क्योंकि इतना फोर्स से ये प्लेट इनको अपने तरफ खींच रहा है। इसलिए मैंने इस तरफ फोर्स F दिखाया है और इस तरफ भी F ही दिखाया है, क्योंकि
इतना ही एग्जैक्टली फोर्स लगाकर जब हम पुल करेंगे तब ये मूव करेगा। अब बताइए, ये फोर्स निकल गया, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है? वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? रिक्वायर्ड वर्क डन, W इज इक्वल टू F इंटू डी। F का वैल्यू यहां से आप क्या लिखोगे? Q स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट A बटा T। अगर हम चाहें इसको तो इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। डी को नीचे लेके चले गए, इसको वापस करेंगे तो ये डी ऊपर चला जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा से। अब हम इसको लिख देते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन टू, इस पूरे को लिख देंगे कैपेसिटी सी, पहले हमने पढ़ा है ये। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला डेवलप हो गया और यही वर्क डन के बराबर है, एग्जैक्टली बराबर एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। इसके पास यही वर्क डन के रूप में एनर्जी स्टोर होगा। तो हम लिख देंगे स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। यानी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चाहे कोई भी प्लेट है, उसकी कैपेसिटी मालूम और उस पर चार्ज कितना है वो मालूम, तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको दूसरे फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो Q इज इक्वल टू सी भी, तो एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकते हो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2C, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी का जो एक नया फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है। और उसी तरीके से एक और भी फॉर्मेट बन सकता है। ये Q और C में रिलेशन है, इसमें C और V में, और अब हम Q और V में यदि C हटा देंगे तो फिर से कहेंगे Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और इसमें फिर से रखिए वैल्यू एनर्जी इज इक्वल टू हाफ तो है ही, Q के जगह पर Q स्क्वायर और C के जगह पर यहां पर Q अपॉन V, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V हो जाएगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, और ये भी एनर्जी है। Q स्क्वायर अपॉन 2C, हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ QV। आप इन तीनों फॉर्मूला में से किसी का इस्तेमाल करके इनका एनर्जी पता लगा सकते हैं। अगर आपको चार्ज और कैपेसिटी मालूम है तो आप इसी का इस्तेमाल कर लें, चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है तो आप इसका इस्तेमाल कर लें, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है तो आप इसका इस्तेमाल कर लें, और कैपेसिटी पीडी मालूम है तो इसका इस्तेमाल कर लें, और इस तरह से इनका आप एनर्जी पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट डे हमने जब कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन दिया तो हमने कहा था कि व्हाट इज द कैपेसिटर, उसको कहा था कि इट इज डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। लेकिन उस समय मैंने आपको यह नहीं बताया था कि ये कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करेगी। आज हमने ये बता दिया कि इतना ही या फिर इतना या फिर इतना एनर्जी इनके पास स्टोर होगी। तो जब ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, तब हमें यह बताना आवश्यक होगा कि भाई ये कितनी इलेक्ट्रिक स्टैटिक एनर्जी को स्टोर करेगा।
तो मैंने उसका एक मैग्नीट्यूड फॉर्मूला के रूप में, फॉर्मेट के रूप में आपके सामने रख दिया कि वो इतनी ही होनी चाहिए, ये तीनों में से कोई भी है। तो ये एनर्जी स्टोर का आपके पास फॉर्मेट था, जो मैं बड़ा सिंपली ढंग से हम लोग निकाल लिए, बस F इंटू डी कर दिए, वर्क डन। ओके, और ये देखिए एनर्जी डेंसिटी हमको बताना है। एनर्जी इन द लैंग्वेज पर जो हम बात कर रहे थे अभी, वो वास्तव में कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पिछले जो फॉर्मेट अभी हमने दिखाया उसमें मैंने यही कहा कि भाई इसको पुल करेंगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी उसके, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, वो E इक्वल टू हाफ CV² या Q²/2C या हाफ QV के रूप में हम दिखाया। और अब हम बात ये करना चाहते हैं कि अगर मान लो दो कैपेसिटर, दो प्लेट्स जो है कैपेसिटर का, एक ही कैपेसिटर है इनफैक्ट, जो D1 से सेपरेटेड है, और इसको फिर हम सेपरेशन को D1 से D2 कर दिया, ऐसे इनहेंस कर दिया, तो आपने इसमें जो एनर्जी अभी है और अब का जो एनर्जी है, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये D से डिपेंडेंट है। Q²/2ε0A फोर्स हुआ था, I/D किया था हमने वर्क निकालने के लिए, वही एनर्जी के रूप में था। तो अगर मैं ये कहा था कि Q²/2ε0A I/D, तो अभी D1 है इसके जगह पर, और अब क्या हो जाएगा D2, तो इसके सेपरेशंस बढ़ गए, तो निश्चित रूप से ये एनर्जी भी बढ़ जाएगी। हम इस टॉपिक्स में ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये एनर्जी जो बढ़े हैं इस रूप से इस रूप लाने में, तो इसका कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा, तो वो यूनिट वॉल्यूम में जो इनका जो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हुआ, वो उस यूनिट वॉल्यूम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड फिलअप हो गया, और उस यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर कितना हुआ, इसलिए हम इसी को बोल रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसी पर बात हमको करना है इस टॉपिक्स में, कि भाई एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। तो कभी भी एनर्जी डेंसिटी की बात कर रही है, इसका मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी होगी। तो हम कहते हैं कि सपोज the initial separation between the plates of capacitor is T1, and suppose the separation increases to D2, D1 से D2 कर दिया गया, then required work done from D1 to D2 और जिसको आप एनर्जी ही कहोगे, इनफैक्ट उसको ई से डिनोट कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप लिख सकते हैं Q²/2ε0A D2 माइनस D1, क्योंकि D1 पर तो पहले था ही, अब D2 पर हो गया, तो कितना वर्क करना पड़ा, D2 माइनस D1, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, D2 माइनस D1, ये एनर्जी हो गई। लेकिन ये जो एनर्जी हुई वो
कितने वॉल्यूम में होगा? दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी this electrostatics potential energy stored in volume d2 minus d1 into a डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया, वॉल्यूम दे दिया। सो दैट इज ऑल। इस वॉल्यूम में ये एनर्जी स्टोर हो गया। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स के विरुद्ध में वर्क किया जाता है वही स्टोर हो जाता है। तो ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके विरुद्ध में इतना वर्क करना पड़ा तो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप में फिर से स्टोर हो गई है। तो इस वॉल्यूम में अब हम ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब है कि इतनी वॉल्यूम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दूर में थी, अब इनको ऐसा कर दिया गया तो ये जो वॉल्यूम एक्स्ट्रा हुआ D2 के अलावे उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड फिलअप हो गई। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ये हमको कैलकुलेट करना था। दैट इज electric field also between in a volume d2 minus d1 into a, hence electrostatics potential energy per unit वॉल्यूम यानी E अपॉन वॉल्यूम, जिसको आप U कहेंगे इनफैक्ट, इज इक्वल टू Q स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट A d2 minus d1 और तो ये अपॉन d2 minus d1 इंटू ए, तो ये कैंसिल हो गया। सो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो इसके बाद अब आपको बताते हैं, एक मिनट, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर है। तो इसको हम एप्सिलॉन नॉट ए लिख देते हैं और एक और एप्सिलॉन नॉट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और Q को ऐसे रहने देते हैं और इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ऊपर से एप्सिलॉन नॉट कर दिया मैंने, और Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए को आप E बोल सकते हो, इसलिए हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो गया। ये एनर्जी डेंसिटी,
यही एनर्जी डेंसिटी हो गया, जहां पर E क्या है, वेयर E इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू कैपेसिटर और एनी सोर्स, मतलब कैपेसिटर के चलते फील्ड हो या कोई भी सोर्स के हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंक्लूड होगा। तो ये एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मेट हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल सवाल उस पर देखते हैं। ईच कैपेसिटर इन फिगर हैज कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 100 वोल्ट, फाइंड द एनर्जी स्टोर इन ईच ऑफ द 4 कैपेसिटर, मतलब चारों में एनर्जी स्टोर कितना होगा निकालना। अच्छा, ये 10 माइक्रोफैराड है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड एंड 10 माइक्रोफैराड। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अगर इसमें चार्ज मिल जाए तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी बराबर क्या होता है, Q²/2C। तो कैपेसिटी तो मालूम ही है, बस चार्ज कैलकुलेट कर ले तो हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। अब चार्ज कैसे कैलकुलेट करें? तो हमारा ये पहले का सवाल है, पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, मेन चार्ज कैसे निकालें, ये सारा डिस्कशन किया है। पहले 2 पॉइंट के बीच का पीडी कैसे निकालें, ये भी मैंने डिस्कस किया है। तो आप इससे भी बना सकते हैं या हाफ CV² से भी बना सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV²। इसमें पीडी निकालना पड़ेगा, या हाफ QV से भी बना सकते हैं, चार्ज और पीडी दोनों निकालना पड़ेगा, मगर ये सबसे आसान होगा इसलिए मैं इसी को डिस्कस करता हूं। देखिए C इक्विवेलेंट कितना होगा, 10 और 10 20, यानी 1/C इक्विवेलेंट, ये दोनों एक साथ और ये तीनों आपस में सीरीज में, यानी 1/10, 1/20, क्योंकि ये दोनों 20 हो जाएगा, 10 10, 1/10। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू LCM 20 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, 2 2 4, 5/, है ना, 20 हो गया, 1/20, 1/10 और 1/10, यही है। तो 20 और 10 का LCM कितना हो जाएगा, LCM 20 और फिर 5/20 हो गया, है ना। इसके बाद C इक्विवेलेंट, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैराड आ गया, C इक्विवेलेंट निकल गया। अब Q में निकालिए, C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैराड इंटू V 100, तो यानी 400 माइक्रोकूलम, ये चार्ज आ गया। अब यहां से कितना चला, 400 माइक्रोकूलम, यहां भी 400 माइक्रोकूलम। अब ये दोनों बराबर है तो डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 होगा, मतलब इसमें 200 माइक्रोकूलम, इसमें भी 200 माइक्रोकूलम और फिर ये 400 माइक्रोकूलम, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब क्या होगा, इसमें एनर्जी स्टोर बताइए, इसको इवन मान लेते हैं, हाफ Q²/2C का फॉर्मूला बनता है हम लोग को, सॉरी C यहाँ रखिए, तो हाफ Q कितना 400
का स्क्वायर बटा 2 गुने 10। सो दिस इज इक्वल टू हाफ 16 2 और 0 दे दीजिए अपॉन 20। तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये 2 2 4 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 4 पर 1 2 3 माइक्रो जूल बन गया, जिसमें से 3 खत्म कर दो तो 4 मिली जूल बन जाएगा। ये हो गया। अब उसी तरह से इसमें कितना होगा, तो चार्ज तो इसका आधा हो गया, यानी इसको E2 बना लो तो हाफ 200 का स्क्वायर, यहाँ पर 400 की जगह पर 200 बटा 2 गुने 10 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर बटा 2C। ये हाफ अलग से नहीं होना चाहिए था, ये गलती हो गया है। हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2, क्यू स्क्वायर बटा 2 इंटू C और हाफ क्यू स्क्वायर, ये 10 ही होगा। ये गलती हो गई, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 मिली जूल। और उसी तरह से यहाँ पर भी सिर्फ इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, 10 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, 4 पर 1 2 3 4 और 1 10 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी 2 मिली जूल हो गया। फिर इसमें भी उतना ही होगा, सिमिलरली इसको E3 कह देते हैं, ये भी 2 मिली जूल हो जाएगा। और इसमें भी वही होगा जो इसमें हुआ, और इसमें कितना आया था 8 मिली जूल, तो इसको E4 कह देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 मिली जूल। इस तरह से चार्ज एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब में एनर्जी हमने निकाल दिया। ओके, अब और पिछले लेक्चर में पूछे गए सवाल का आंसर और आज का सवाल। तो पिछले लेक्चर में मैं इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछा था। निश्चित रूप से आपको दिख रहा होगा ये शॉर्ट सर्किट है, इसके थ्रू होकर कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो समझ लो ये मिट गया और आपके पास कैपेसिटर सिर्फ इतना बच गया। ऐसे ये दोनों C आपस में पैरेलल, तो C और C क्या हो जाएगा 2C, यानी ऑप्शन बी सही होगा। और अब आज का सवाल, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged to a potential difference V. The flux to the electric field through a closed surface enclosing the capacitor is Cv upon epsilon naught 2 Cv upon epsilon naught Cv upon 2 epsilon naught 0। तो ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। इसका सॉल्यूशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।